गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन एक उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, एक फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो संगठन है उसके बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही में उसकी मृदा में जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में अपने को जानकारी लेनी है। आज हम जिस उर्वरक की बात करेंगे उसका नाम है बच्चों यूरिया। यूरिया का नाम आपने सबने सुना होगा। यूरिया क्या होता है, कौन से पोषक तत्व की पूर्ति यूरिया के द्वारा होती है, इसका रासायनिक संगठन कैसा होता है, इसकी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है जिसे अपन मृदा अभिक्रिया बोलते हैं वो किस प्रकार से संपादित होती है और ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। देखो बच्चों, हम बात करें तो यूरिया हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइज़र की श्रेणी में आता है। सबसे ज़्यादा जो रासायनिक उर्वरक काम में लिया जाता है किसानों के माध्यम से, किसानों के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा जो रासायनिक उर्वरक काम में लिया जाता है उसका नाम है यूरिया। माना जाता है कि कुल नाइट्रोजन उर्वरक का 90% जो उर्वरक है वो यूरिया के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन का 90% भाग जो होता है वो यूरिया के रूप में प्रयुक्त होता है। और यूरिया जो होता है ये कार्बनिक उर्वरक है, अर्थात कार्बनिक उर्वरक की श्रेणी का ये उर्वरक है। हम यहाँ नोट कर लेते हैं भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक है। ये है भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला उर्वरक है। कुल नाइट्रोजन का 90% भाग इसी उर्वरक से प्राप्त होता है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में भी इसी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, ये कार्बनिक श्रेणी का उर्वरक है। ये कार्बनिक उर्वरक है। सामान्यतः उर्वरक जो होते हैं वह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ है अर्थात कार्बनिक श्रेणी का उर्वरक होता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। और नाइट्रोजन श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन एमाइड के रूप में देता है, अर्थात इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में पाई जाती है, NH2 के रूप में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड अर्थात NH2 के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होती है बच्चों वो इसके अंदर एमाइड के रूप में NH2 के रूप में पाई जाती है। ये यूरिया की सामान्य जानकारी है। अब हम बात करते हैं यूरिया के संगठन के बारे में। यूरिया का रासायनिक संगठन क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो नोट कर लेते हैं संगठन। देखो बच्चों, इसके संगठन की अगर हम बात करें तो भारत में यूरिया का जो संगठन होता है वो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसके निम्न संगठन हैं। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के तहत
भारत में इसका संगठन निम्न प्रकार है। भारत के अंदर जो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 जारी किया गया था, उसके तहत इसके संगठन की यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखने की बात है कि इसके संगठन के अंदर कुल नमी होती है वो कुल भार का लगभग 1% हो सकती है। नमी की जो मात्रा होती है वो बच्चों हो सकती है, नमी कुल भार का 1% हो सकती है। इसी उर्वरक के अंदर जो नमी की मात्रा होगी वो कुल भार की कितने % हो सकती है? 1% हो सकती है। नाइट्रोजन की कुल प्रतिशत मात्रा जो हो सकती है वो न्यूनतम 46% आवश्यक है। नाइट्रोजन की मात्रा कुल प्रतिशत का कितने % हो सकती है? 46% हो सकती है और यह है न्यूनतम, अर्थात इससे कम मात्रा के अंदर नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं पाई जा सकती है। ये इसके रासायनिक संगठन की जानकारी है। बायूरेट प्रतिशत की यदि हम बात करें तो इसके अंदर बायूरेट जो होता है वो 1.5% अधिकतम हो सकता है। यूरिया के अंदर ही बायूरेट बनता है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। बायूरेट का मान अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 1.5% हो सकता है। कुल जो मात्रा होती है कुल मात्रा का 1.5% बायूरेट हो सकता है एक यूरिया के संगठन के अंदर। और गोल कणाकार जो छलनी है वो IS छलनी 320 से गुजर जाने चाहिए। यूरिया के जो कण हैं वो गोल कणाकार IS छलनी 320 से गुजर जाए, अर्थात इसके जो कण हैं वो इसके कण इतने होने चाहिए कि IS छलनी 320 से वो आसानी से गुजर जाए। गोल कणाकार IS छलनी 320 से गुजर जाने वाले होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये इसके संगठन की बात हो गई है। आगे अपन देखते हैं इसके गुणों की बात। इसके गुणों की भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसके गुण क्या होते हैं? यूरिया के गुण। यूरिया के गुण की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो यूरिया होता है बच्चों ये एक सफ़ेद दानेदार पदार्थ होता है। ये एक सफ़ेद दानेदार पदार्थ होता है जो जल के अंदर घुलनशील होता है। यह सफ़ेद दानेदार भाग होता है। दूसरी बात यह जल में शीघ्र घुलनशील होता है। ये जल के अंदर शीघ्र घुलनशील होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखने की बात है कि ये नमी को भी शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, अर्थात नमी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है। नमी शीघ्र ग्रहण कर लेता है। नमी को ग्रहण करने की जो इसकी क्षमता होती है बच्चों, वो शीघ्र ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ये जो होता है यूरिया, उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो न्यूनतम 46% होना आवश्यक है। इसमें नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा 46% होना आवश्यक है। 46% जो नाइट्रोजन है वो होना आवश्यक है यूरिया के अंदर। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं यूरिया की
मृदा में अभिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों मृदा में अभिक्रिया, नाइट्रोजन की मृदा में अभिक्रिया। सॉरी, तीसरा है यूरिया की मृदा में अभिक्रिया। देखो बच्चों, यूरिया की मृदा में अभिक्रिया की हम बात करें तो मृदा में जब यूरिया नमी के संपर्क में आता है तो नमी के संपर्क में आने के बाद ये तुरंत घुल जाता है। जैसे ही यूरिया नमी के संपर्क में आता है ये घुल जाता है और घुलने के बाद ये नाइट्रोजन जो होता है वो एमाइड के रूप में मुक्त कर देता है। नमी के संपर्क में आने पर नाइट्रोजन ये एमाइड के रूप में मुक्त कर देता है। अब ये जो एमाइड होता है उस एमाइड का उपयोग पौधे जो होते हैं वो पोषक तत्व के रूप में अर्थात नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसी कारण मृदा में उपस्थित जो यूरिएज एंजाइम होते हैं वो यूरिएज एंजाइम इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया के परिणाम स्वरूप इस यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि यूरिया जो होता है वो मृदा के संपर्क में आने के बाद आपके एमाइड के रूप में अपघटित हो जाता है, लेकिन पौधे एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मृदा में उपस्थित जो यूरिएज एंजाइम होते हैं वो यूरिएज एंजाइम इस यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदलने का काम कर देते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि यूरिया नमी के संपर्क में आकर घुल जाता है एवं एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मुक्त कर देता है। एमाइड के रूप में ये क्या करता है, नाइट्रोजन मुक्त कर देता है। आगे अपन देखें तो पौधे एमाइड के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करते हैं, अतः ये क्या करता है, मृदा में उपस्थित यूरिएज एंजाइम इसे अमोनियम कार्बोनेट में बदल देता है। अतः मृदा में उपस्थित यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, इसे अमोनियम कार्बोनेट के अंदर बदल देते हैं। देखो बच्चों, मृदा में उपस्थित यूरिएज एंजाइम जो होते हैं वो यूरिया को किसे बदल देते हैं, ये यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को अगर आप देखें तो देखो बच्चों, ये आपके यूरिया है। ये जो यूरिया होता है जब जल के संपर्क में आता है तो नमी के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, घुल जाता है, अर्थात नमी के संपर्क में आकर ये पिघल जाता है। इस स्थिति में जो यूरिएज एंजाइम होता है जो मृदा में पाया जाता है, ये इसे अमोनियम कार्बोनेट के अंदर परिवर्तित
कर देता है। इस प्रकार से जो यूरिएज एंजाइम है, यह है बच्चों आपके यूरिया जब जल के संपर्क में आता है तो घुल जाएगा, और यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में केस में परिवर्तित हो गया है अमोनियम कार्बोनेट में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट भी शीघ्र ही सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा अपघटित हो जाता है। सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाता है और अमोनियम और कार्बोनेट में बदल जाता है। अर्थात अमोनियम कार्बोनेट जो होता है NH3CO3 जो होता है, ये भी सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर NH4 प्लस CO3 माइनस 2, NH4 प्लस और CO3 माइनस 2 अर्थात कार्बोनेट आयन के रूप में ये अपघटित हो जाता है। ये है बच्चों आपके अमोनियम कार्बोनेट, ये है बच्चों आपके अमोनियम आयन, और ये है कार्बोनेट। ये अमोनियम आयन है, ये कार्बोनेट है, और ये अमोनियम कार्बोनेट है। जब यह विक्रिया संपादित होती है तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर, ये सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह अभिक्रिया यहाँ तक होती है। अब बच्चों यहाँ पर जो अमोनियम बनता है, उस अमोनिया का उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर जो निर्मित अमोनियम आयन है वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक आयंस की तरह काम करते हैं। इसका उपयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कुछ पौधे जो होते हैं वो अमोनियम आयन को डायरेक्ट अवशोषित कर लेते हैं और उसको नाइट्रोजन की पूर्ति उसके माध्यम से कर लेते हैं। यहाँ पर जो अमोनिया बना है उसके बारे में नोट कर रहा हूँ कि कुछ पौधे इस अमोनियम आयन को सीधे अवशोषित कर नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात करें तो धान की फसल के अंदर जो अमोनियम है, उस अमोनियम आयन की ही पौधे डायरेक्ट ग्रहण करते हैं और इस अमोनियम आयन के माध्यम से ही जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। कुछ मात्रा में अमोनियम आयन जो होते हैं वो वायुमंडल में विसरित हो जाती हैं। यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं कि कुछ मात्रा में NH4 प्लस आयन वायुमंडल में विसरित हो जाता है। कुछ मात्रा के अंदर ये क्या होता है, वायुमंडल के अंदर विसरित हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मृदा कोलाइड जो होती है वो ऋणावेशित होती है। मृदा कोलाइड ऋणावेशित होने के कारण मृदा कोलाइड की जो सतह होती है उस पर भी कुछ मात्रा में अमोनियम आयन होते हैं, वो अधिशोषित हो जाते हैं। तो अपन नोट कर देते हैं, मृदा कोलाइड की सतह ऋणावेशित होती है, जिस कारण कुछ मात्रा में NH प्लस आयन मृदा पर अधिशोषित
हो जाता है। मृदा के ऊपर क्या होते हैं, ये आयन क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा क्लोराइड की जो सतह होती है वो ऋणावेशित होती है, और ऋणावेशित होने के कारण क्या होते हैं, ये जो अमोनियम आयन होते हैं ये अधिशोषित हो जाते हैं। अमोनियम, कुछ मात्रा में जो अमोनियम होता है उस अमोनियम का अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है। कुछ मात्रा में अमोनियम आयन का अमोनिया में, कुछ मात्रा में NH4+ का NH3 में नाइट्रीकरण हो जाता है। कुछ मात्रा के अंदर जो अमोनियम आयन होते हैं उन अमोनियम आयनों का अमोनिया के अंदर नाइट्रीकरण भी हो जाता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा अपन जो अमोनियम आयन है वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। आगे अपन देखते हैं कि जो अमोनियम आयन है, कुछ पौधे इसको नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो फिर इसे किस रूप में परिवर्तित करके काम में लेते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, कुछ पौधे ही अमोनिया को अर्थात यूरिया अमोनियम आयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और इस अमोनियम आयन का उपयोग कुछ पौधे ही सीधे ग्रहण करके नाइट्रोजन के रूप में इसे काम में लेते हैं। बाकी पौधे फिर इसे किस रूप में काम में लेते हैं इस बारे में हम बात करें तो देखो बच्चों, ये अमोनियम आयन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है। अर्थात ये अमोनियम आयन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आता है और ये नाइट्रेट में बदल जाता है। नाइट्रेट में बदलने के लिए जो सूक्ष्म जीव काम में आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नाइट्रोबैक्टर और एक होता है नाइट्रोसोमोनास। ये दोनों ही सूक्ष्म जीव होते हैं, वो दो चरणों के अंदर इस अमोनियम आयन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ कि NH4+ आयन नाइट्रेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा परिवर्तित होते हैं। अमोनियम आयन नाइट्रेट में सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तित होते हैं। ये प्रक्रिया नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्म जीव द्वारा होती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं जो एक सप्ताह में पूर्ण होते हैं। ये 2 चरणों में होती है प्रक्रिया जो लगभग 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर 2 चरण होते हैं जो लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यहाँ हम बात करें तो देखो बच्चों, सबसे पहले अमोनियम आयन जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या होता है, NH4+ आयन जो है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो होता है बच्चों नाइट्रोसोमोनास।
अर्थात अमोनियम आयन जो होता है उस अमोनियम आयन का नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो आपके कुछ मात्रा में इसमें बनते हैं नाइट्राइड, कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर नाइट्राइड बन जाता है, जल बन जाता है और नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, प्लस ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर मुक्त होती है। सॉरी, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन मुक्त होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये क्या है, अमोनियम आयंस है, ये आपके ऑक्सीजन है। जब नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में अमोनियम का ऑक्सीकरण होता है तो ये बना देता है आपके नाइट्राइड। नाइट्राइड के साथ ये जल बन गया और जल के साथ ये क्या बनी है, नवजात ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अमोनियम आयन जो होते हैं ये अमोनियम आयन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनियम आयन का ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, जिससे नाइट्राइड बनता है, जल बनता है और नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। यहाँ पर बच्चों जो ये नाइट्राइड बने हैं, ये नाइट्राइड फिर इसका नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर जो ये नाइट्राइड बनी है उस नाइट्राइड का फिर नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये बना देती है आपके नाइट्रेट। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये क्या बना देती है, नाइट्रेट बना देती है। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। ये है आपके नाइट्राइड और ये है आपके नाइट्रेट। ये नाइट्रेट जो बनती है बच्चों, ये नाइट्रेट आपके पादप के द्वारा ग्रहण करने योग्य होती हैं। यह क्या होती हैं, पादप के द्वारा ग्रहण करने योग्य होती हैं, अर्थात पादप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के माध्यम से बच्चों आपको पता लगेगा कि यह प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो यहाँ हाइड्रोजन आयन्स मुक्त हुए हैं, यह हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, मृदा की अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया से मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए हैं यह हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, मृदा कले पर उपस्थित जो कैल्शियम आयन होते हैं उसको, मृदा कोलाइड है, इस मृदा कोलाइड के ऊपर जो कैल्शियम आयन उपस्थित है उस कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन आ जाते हैं, इसलिए मृदा को अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। यहाँ पर H+ आयन उपस्थित हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मृदा होती है वो किस प्रकृति की हो जाती है, आपके क्षारीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि यूरिया के प्रयोग के बाद जो मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। ये मृदा अभिक्रिया जो होती है यूरिया की कंप्लीट होती है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे बोलते हैं बायूरेट। थैंक यू, धन्यवाद।